नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोज यूपीएससी। राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे यूपीएससी के डेली एमसीक्यूज़ की। लेकिन आपको हम जो एफर्ट लगा रहे हैं उनको हर एक एस्पिरेंट्स तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठानी है। तो चलिए सबसे पहले वीडियो को देखने से पहले आप कम से कम 2 ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि यूपीएससी एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस इस ढंग से करंट अफेयर्स और पीवाईक्यूज़ से भी कहीं पे हो रही है। ठीक है, इतना तो आप कर ही सकते हो। और हम चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? जी हाँ, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है यूरिया गोल्ड के बारे में। चलिए सबसे पहला सेंटेंस हम देखते हैं उसमें, इट इज़ अ न्यू वेराइटी ऑफ यूरिया कोटेड विथ सल्फर। अब भैया हमने सुना था नीम कोटेड यूरिया की बात, तो और ये बात कर रहा है किसके कोटेड की? यूरिया कोटेड विथ सल्फर कोटेड की बात कर रहा है। ठीक है, तो यह बता रहा है सबसे पहला चीज़। दूसरा सेंटेंस बता रहा है कि सल्फर कोटेड यूरिया फैसिलिटेट्स अ ग्रेजुअल रिलीज ऑफ नाइट्रोजन देयर बाय एनहेंसिंग इट्स अवेलेबिलिटी एंड अपटेक बाय क्रॉप्स। अब भैया इतना तो सबको पता होगा कि किसी भी चीज़ को, किसी भी हम बता सकते हैं कि किसी भी आप फर्टिलाइज़र को उसके आसपास कुछ लगा देते हो, उसको कुछ क्रॉपिंग के साथ कोटेड कर देते हो, तो उसका मतलब क्या होता है? जो अंदर का मेन मटेरियल होता है वो स्लोली रिलीज होता है चारों दिशा से। इसीलिए तो हमारे पीएम ने यूरिया को नीम कोटेड कहा था। ठीक है, यहाँ से 2 फायदा हो रहे थे हमें नीम कोटेड यूरिया से। एक तो जो इंडस्ट्री में हमारा यूरिया यूज़ होता था, जो कि कैसा यूरिया होता है हमारे यहाँ पे? सब्सिडी वाला। ठीक है, ये सब्सिडी वाला यूरिया इंडस्ट्री में जाने से कम हो जाए, और दूसरा किसानों को नीम का फायदा अपने क्रॉप में भी हो सके। ठीक है, तो यह 2 चीज़ की वजह से नीम कोटेड यूरिया आया था। तो अभी जो यूरिया गोल्ड है उसके बारे में बता रहा है कि यह एक तो सल्फर से कोटेड किया है, दूसरा इससे जो आपका फर्टिलाइजर होता है यह स्लोली नाइट्रोजन को क्या करता है? रिलीज करता है। और तीसरा, द इंक्लूजन ऑफ ह्यूमिक एसिड इन यूरिया गोल्ड एक्सटेंड इट्स लाइफ स्पैन एज अ फर्टिलाइजर। तो क्या अगर हम उनमें ह्यूमिक एसिड को ऐड करते हैं, किन में? यूरिया गोल्ड में, तो क्या उसका लाइफ स्पैन बढ़ता है एज अ फर्टिलाइजर के तौर पे? तो ये बात में से आपको बताना था कि कितना सेंटेंस सही है। तो भैया यहाँ पे तीनों के तीनों सेंटेंस सही है। किसकी बात कर रहे हैं हम? यूरिया गोल्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है, यह ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब सबसे पहला हम यह जान लेते हैं कि यह है क्या यूरिया गोल्ड। जो यूरिया गोल्ड है इसको हमारे पीएम ने राजस्थान में लॉन्च किया है। ठीक है, यह एक ऐसा वेराइटी है यूरिया की जिसको कोटेड किया गया है किसके द्वारा? सल्फर के द्वारा। जी हाँ, सल्फर के द्वारा। और सल्फर की डेफिशिएंसी अगर सोइल में होती है तो उसको एड्रेस करना है ताकि हमारे जो भी किसान होते हैं उनका कॉस्ट होता है उनको हम रिड्यूस कर सके। दूसरी चीज़, इनके द्वारा जो भी रिलीज होता है नाइट्रोजन, यह ग्रेजुअली होता है, स्लोली होता है। ठीक है, अब इनके बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि द नीम कोटिंग ऑन यूरिया स्लो डाउन द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन इनटू सॉइल। दिस कंट्रोल रिलीज हेल्प रिड्यूस नाइट्रोजन लीचिंग एंड वॉलेटाइलाइजेशन लीडिंग टू इम्प्रूव नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बाय प्लांट्स। जितना हम नाइट्रोजन दे रहे हैं उनके यूज करने की क्षमता, कैपेसिटी बढ़ जाती है। It would bring down the quantity of urea per acre and consequent reduction in input cost of farmers। इसका मतलब यह हुआ कि आपको जो भी एकड़ में जितना भी केजी आप अगर यूरिया यूज़ करते हो, इस्तेमाल करते हो, तो वो कैसा हो जाता है? वो कम हो जाता है। और यूरिया कम होने से किसानों की इनपुट कॉस्ट में भी कटौती होती है। और द एमिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज ऑल्सो ब्रॉट डाउन सिग्निफिकेंटली। तो इसकी वजह से नाइट्रस ऑक्साइड का एमिशंस भी कम हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना यूरिया गोल्ड का मतलब यह है कि सल्फर कोटेड यूरिया होता है। ठीक है, चलो चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आपको पूछ रहा है विच सिटी होस्टेड द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रूरल वॉश पार्टनर्स फोरम। चलिए, क्या मुंबई में हुआ, पुणे में हुआ, वाराणसी में हुआ या फिर न्यू दिल्ली में हुआ?
जी हाँ, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यह हुआ था न्यू दिल्ली में। कहाँ पे हुआ था? न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अब है क्या वो देख लेते हैं हम। तो भैया जो हमारे यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति के हैं, उन्होंने अभी 2 दिन का नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रूरल वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, जो कि वॉश का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है? वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन। ठीक है, और इनके पार्टनर्स के द्वारा में जो फोरम होता है उनको एक नेशनल कॉन्फ्रेंस को एड्रेस किया। और इस कॉन्फ्रेंस की जो थीम थी यह थी एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स स्वच्छ सुजल भारत। याद रखिए, पहले भी कई सारी स्टेट पीसीएस एग्जाम में ऐसी महत्वपूर्ण थीम पूछी गई है। ठीक है, तो वॉश का जो पार्टनर फोरम था उनकी थीम थी एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स स्वच्छ सुजल भारत। ठीक है, और यह ऑर्गेनाइज हुआ था कहाँ पे? न्यू दिल्ली में हुआ था। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया एआई। जी हाँ, इंडिया एआई। ठीक है, इंडिया आई मत बोलिएगा। जी हाँ, तो इंडिया एआई के बारे में 2 सेंटेंस दिए हैं, उनमें से आपको करेक्ट पहचानना है। पहला, इट इज़ द नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल ऑफ इंडिया। क्या यह भारत का नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है? दूसरा, इट इज़ जॉइंट इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन और नास्कॉम। चलिए, आपको 2 चीज़ पूछा है कि यह एक तो भारत का नेशनल एआई पोर्टल है, तो यह नाम से भी हमें लगता है, जो कि पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है। दूसरा, इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, नेशनल ई गवर्नेंस। देखिए, अगर इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आएगी तो यह मिनिस्ट्री तो आएगी ही आएगी। ठीक है, तो ये हो सकता है सही है, लेकिन नास्कॉम के आपको सही है या गलत है? क्या यहाँ पे सीडेक आएगा? क्या यहाँ पे गूगल आएगा? ठीक है, ऐसे मन में विचार आ सकते हैं। इसीलिए आपको करंट अफेयर्स एक्यूरेट पढ़ना है। ठीक है, ताकि आपको क्या हो सके, आपको कॉन्फिडेंस आ सके कि यस सर जी मैंने ये पढ़ा था, यहाँ पे नास्कॉम ही आएगा, जो कि हमारा दूसरे सेंटेंस को सही करता है। हमें पूछा है करेक्ट, तो पहला और दूसरा दोनों करेक्ट है। ठीक है, चलो चलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं पहले उनके बारे में कि यह है क्या। देखिए फ्रेंड, अभी इंडिया आई और मेटा इंडिया ने एक साइन किया था एमओयू, और यह एमओयू इसके बारे में था कि यह लोग कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन करेंगे इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में। लेकिन सर जी इंडिया एआई है क्या? अरे भैया बताया तो सही कि यह हमारा नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है, जो कि लॉन्च किया गया था कब? 28 मई 2020 को। जी हाँ, यह कोरोना के समय काल के दौरान इंडिया एआई को लॉन्च किया गया था। ठीक है, यह नॉलेज पोर्टल है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और इकोसिस्टम बिल्डिंग का इनिशिएटिव है। ठीक है, यह यहाँ पे हमारे नेशनल ई गवर्नेंस डिवीज़न और नास्कॉम के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, जो कि आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना ही है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। According to a study, climate change could potentially turn which Indian state to a water deficit desert. देखिए, अभी कुछ स्टडी आई होगी, उसमें ऐसा कुछ बताया होगा कि भैया क्लाइमेट चेंज हुआ तो हमारे देश में कौन सा स्टेट वाटर डेफिसिट हो जाएगा, डेजर्ट की ओर आगे बढ़ जाएगा। जी हाँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पंजाब। आपको थोड़ा आश्चर्य होगा कि सर जी पंजाब में तो सबसे ज़्यादा पानी होता है, सबसे ज़्यादा वो पानी का इस्तेमाल करके साल में मिनिमम 2 तो कृषि करते ही करते हैं। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने धान लगा दिया, मतलब सबसे पहले उन्होंने चावल लगा दिए और उसके बाद उन्होंने आटा लगा दिया, क्या बोलते हैं, गेहूँ लगा दिया। तो सर जी वहाँ पे कैसे हो सकता है? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा अगर कोई भी जगह पे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट हो रहा है और अगर हम उनकी पर एकड़ एवरेज निकालें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आएगा? पंजाब में आएगा। ठीक है, इसी के तौर पे यह रिलीज़ हुआ है और यह हम नहीं बता रहे, यह कौन बता रहा है? अकॉर्डिंग टू अ न्यू रिसर्च बाय पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जी हाँ, पंजाब की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने ऐसा बताया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पंजाब में ऐसे हालात हो सकते हैं और यह वाटर डेफिशिएंट डेजर्ट हो सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, तो जो भी पंजाब के लोग यह मेरी बात सुन रहे हैं उनको
एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि हो सके उतना पानी कम एक्सट्रैक्ट किया कीजिए, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे ऐसी वेराइटीज़ आती है जो कि कम वाटर में भी हम हमारे पाक को धान को उगा सकते हैं, ठीक है। आगे आपकी मर्जी, एक एज अ इंडियन सिटीज़न मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, बाकी और कोई मेरा पावर नहीं है। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। धाला क्रेटर, क्या लिखा है? धाला क्रेटर रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। चलिए धाला क्रेटर जो है वो कहाँ पे है? उड़ीसा में है, महाराष्ट्र में है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में, या फिर जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए ये क्या है? धाला क्रेटर है। क्या है? धाला क्रेटर है। और यह आया है कहाँ पे? यह आया है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में आया है, ठीक है। कहाँ पे आया है? मध्य प्रदेश में आया है। देखिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। अब हम देख लेते हैं कि ये धाला क्रेटर है क्या। तो भैया ये इंडिया का ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट क्रेटर से इम्पैक्ट हुआ एक जगह है, ठीक है। यह क्रेटर कैसे बना था कि एक एस्ट्रॉइड आके हमारे यहाँ पे टकरा गया था। इट एस्टिमेटेड टू हैव फॉर्म सम 2500 मिलियन ईयर्स अगो, मतलब 2500 साल, मिलियन साल पहले यह बना हुआ था। कहाँ पे आया है? तो यह आया है शिवपुरी एमपी में, ठीक है, मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। और इनका डायामीटर कितना है? इनका डायामीटर एस्टिमेट किया जाता है 11 किलोमीटर का। सो यू कैन एस्टिमेट कि इतना जो डिफरेंस है, यह डिफरेंस कितना है? 11 किलोमीटर का है, ठीक है। तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि सर जी यहाँ पे आने से तो लैंड स्लो है। नहीं, ये लैंड स्लो नहीं है, लैंड बहुत डीप नहीं है, लेकिन यह एक क्रेटर है, ठीक है। तो इसको देखने के लिए यहाँ पे हॉलीडेज मनाने भी बहुत सारे लोग आते हैं। और हमारी जो एमपीपी गवर्नमेंट है, मध्य प्रदेश की सरकार, वह इनको ऑफिशियली पर्यटन के तौर पे घोषित भी कर चुके हैं, ठीक है। कहाँ पे आया है? लोकेटेड इन शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश। चलिए ये थे हमारे करंट वाले सेक्शन। अब हम चलते हैं हमारे एमसीक्यू वाले सेक्शन की ओर। चलिए सबसे पहला एमसीक्यू आपको सॉल्व करना है पीवाईक्यूज में से, और यह पूछ रहा है सही पेड़ के बारे में। किनकी है? वेटलैंड और लेक है, और दूसरी और उनके लोकेशन है। आपको बताना है इनमें से कितनी पेड़ सही है, ठीक है, कितनी पेड़ सही है। पहला होकेरा वेटलैंड और पंजाब में है क्या? रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में है क्या? रुद्रसागर लेक त्रिपुरा में है क्या? सस्टमकोटा लेक तमिलनाडु में है क्या? तो भैया हमें तो सबको पता होगा कि सस्टमकोटा जो लेक है यह आया है केरला में, ठीक है। तो तमिलनाडु यहाँ पे आएगा नहीं। दूसरी चीज़, रुद्रसागर जो लेक है यह कहाँ पे आया है? चलिए बोलिए, रुद्रसागर लेक कहाँ पे आया है? जी हाँ, रुद्रसागर लेक तो यहीं पे आया है, लेकिन आपको पता होगा मणिपुर में एक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही फेमस लेक आया है, उसका नाम क्या है? जी हाँ, क्या बोला आपने? लोकतक झील, ठीक है। यह लोकतक झील जो आई है यह आई है मणिपुर में। रेणुका वेटलैंड कहाँ पे आया है? तो सर जी बताएंगे रेणुका वेटलैंड आया है हिमाचल प्रदेश में। और सबसे पहली जोड़ पूछ रहा है होकेरा पंजाब में आया है क्या? नहीं, यह पंजाब में नहीं आया है। यह कहाँ पे आया है? यह आया है हमारे जम्मू और कश्मीर में आया है। कहाँ पे आया है? जम्मू और कश्मीर में आया है, ठीक है। तो पहला हमारा गलत है, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत है। हमें पूछा है कितनी पेयर करेक्ट है, तो भैया सिर्फ 2 ही पेयर हमारी करेक्ट है, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको बता रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। चलिए आपको बताना है 1986 के जो हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उनके अंदर निम्न में से कौन सा फॉर्म किया गया था? क्या सेंट्रल वाटर कमीशन था, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड था, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी थी, या नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी थी? तो देखिए आपको पता होगा कि जब भी करंट में कोई भी एक्ट के द्वारा बनी हुई कोई बॉडी होती है तो उनके बारे में भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो जब भी आप कोई बात कर रहे हो कुछ भी बॉडी के बारे में, तो इतना पता हो जाना चाहिए कि यह बॉडी का निर्माण कौन से एक्ट के थ्रू हुआ था, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल सही आंसर है ऑप्शन सी, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी। चलिए अब आपको बताना है इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लाइज इंफॉर्मेशन ऑन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्लोजर्स रिट्रेंचमेंट्स एंड ले ऑफ इन फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग वर्कर्स।
भारत में एम्प्लॉइंग वर्कर्स जो होते हैं उनके बारे में यह जो भी लिखा है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो जाए, क्लोजर्स हो जाए, या कंपनियां जो ले ऑफ करती है, उन सभी के बारे में कौन बात कर रहा है, ठीक है। उनमें से कौन सा है जो कि इन सभी के बारे में इंडस्ट्री में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है और कंप्लाइज कर रहा है, ठीक है। क्या यह सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस है, डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड है, यानी कि DPIIT है। पहला ऑप्शन बोल रहा था CSO है, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है लेबर ब्यूरो है, और लास्ट वाला ऑप्शन बोल रहा है नेशनल टेक्निकल मैन पावर इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो यहाँ पे सबको आंसर आता होगा कि भैया यह काम करता है कौन, लेबर ब्यूरो। कौन करता है, लेबर ब्यूरो, ठीक है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्राइस स्टेबिलिटी बाय कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। चलिए, प्राइस स्टेबिलिटी इन्फ्लेशन कंट्रोल के बारे में बात कर रहा है तो कौन आएगा, क्या कंज्यूमर अफेयर आएंगे, एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन आएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल आएंगे, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आएगा। तो सही आंसर आएगा हमारा ऑप्शन डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो भी प्राइस होती है या हमारा जो भी डेवलपमेंट होता है कोई भी स्टेट का, उसमें दो पॉलिसी बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एक होती है आपकी MPC और दूसरी होती है आपकी फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी में हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने RBI को एक टारगेट दे के रखा है। कौन सा टारगेट, कि भैया कुछ भी हो जाए, आपको जो इन्फ्लेशन है उस इन्फ्लेशन को कितने परसेंटेज रखना है, उनको 4% रखना है। कितना, 4%। हालांकि हम उनमें आपको 2% की प्लस और माइनस की छूट देते हैं, तो इसी वजह से यह हो जाएगा 2 से 6%, ठीक है। इनके लिए RBI के पास MPC नाम का टूल होता है, और यह टूल दो तरीके से वो यूज़ करते हैं, एक तो क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव, ठीक है। अब आपको पता होगा कि इनमें कहाँ पे BR आएगा, बैंक रेट आएगा, कहाँ पे रेपो रेट आएगा, कहाँ पे रिवर्स रेपो रेट आएगा, कहाँ पे CRR आएगा, कहाँ पे SLR आएगा, ठीक है। इन सब के द्वारा RBI क्या कर सकता है, मार्केट में जो भी प्राइस स्टेबिलिटी होती है उनको कम कर सकता है, उनको फिक्स कर सकता है, ठीक है। और उनकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में कर सकते हैं। तो सही जवाब आएगा हमारा ऑप्शन डी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर। आखिरी क्वेश्चन जो हम बात कर रहे हैं यह पूछा गया था UPSC 2022 में। कहाँ पे, UPSC 2022 में। वो पूछ रहा था बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के बारे में। किन के बारे में, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो के बारे में। पहला सेंटेंस, द गवर्नर ऑफ RBI इज चेयरमैन ऑफ BBB, यानी कि बोर्ड ब्यूरो, बैंक बोर्ड ब्यूरो कौन होता है, गवर्नर होते हैं RBI के। दूसरा, BBB रेकमेंड्स फॉर द सिलेक्शन ऑफ हेड्स फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक, मतलब कि यह जो BBB होता है यह पब्लिक सेक्टर बैंक के हेड का सिलेक्शन कर रहा है। तीसरा सेंटेंस, BBB हेल्प्स द पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन डेवलपिंग स्ट्रेटजीज एंड कैपिटल राइजिंग प्लान्स। क्या BBB ऐसा भी कुछ काम कर सकता है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि BBB में गवर्नमेंट उनको क्या करती है, अपॉइंट करती थी, क्योंकि आज के टाइम पे अगर हम 2023 में देखें तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने बंद करवा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि भैया ऐसा थोड़ी ना चलेगा, आप कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दो और वो इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले जो कि आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक के हेड को सिलेक्ट करती हो। तो इसको अबोलिश करके, BBB को अबोलिश करके गवर्नमेंट ने एक दूसरी बॉडी बनाई है, और वह कौन सी है ना, यह आपका होमवर्क है, ठीक है। उनका काम भी बिल्कुल सेम का सेम है, BBB का ही नाम बदला हुआ है, बाकी काम काज एकदम बढ़िया है, ठीक है, और एकदम सेम है। लेकिन उनमें गवर्नर जो होते हैं वो RBI के गवर्नर चेयरमैन नहीं होते हैं। तो पहला सेंटेंस यहाँ पे भी गलत है, और पहला सेंटेंस जो मैंने आपको पूछा है उसके बारे में पूछा जाए तो वहाँ पे भी गलत होगा, ठीक है। बाकी दूसरा और तीसरा तो बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 2 और 3, क्योंकि हमें पूछा है 2 और 3 सही आंसर है, ठीक है। चलिए
ये थे हमारे आज के यूपीएससी के करंट और स्टैटिक एमसीक्यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन हाँ, याद रहे आपको इस वीडियो को शेयर करना है। थैंक यू।